हे हाय गाइस, आज से मैं शुरू कर रही हूँ रॉन्ग टर्न सीरीज को और ये इसका पहला वीडियो है रॉन्ग टर्न। तो गाइस, अगर एक्सप्लोरेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें कपल रिच और हैली को वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रॉक क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। रिच ऊपर पहुंच जाता है और वो अपनी जीत की खुशी मनाने लगता है और हैली को ऊपर आने का इशारा करता है, लेकिन ऊपर चढ़ने की जल्दबाजी में हैली का पैर फिसल जाता है जिससे वो हवा में लटक जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। अब हैली रिच को अपने हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन तब रिच उसे कोई जवाब नहीं देता, जिससे हैली घबरा जाती है और परेशान हो जाती है। तभी हैली के चेहरे पर खून टपकने लगता है, जिसे देख वो और भी डर जाती है। इसके बाद वो रिच को देखती है, लेकिन तभी कोई रिच को उठाकर नीचे फेंक देता है। अब हैली को कुछ भी समझ आता इससे पहले ही हैली को कोई ऊपर तेजी से खींचने लगता है। हैली अपनी जान बचाने के लिए चाकू से अपनी रस्सी को काट देती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। हैली रिच की डेड बॉडी देखकर रोने लगती है, लेकिन तभी उसे ऊपर पहाड़ी से अजीब अजीब से आवाजें सुनाई देने लगती है। इसके बाद वो जान बचाने के लिए अपनी कार की तरफ भागती है, लेकिन तभी हैली का पैर एक कटीले तार में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वहां से हैली को कोई खींचकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम क्रिस को देखते हैं, जो कि जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो ट्रैफिक में फंस जाता है। यहाँ वो देखता है कि वो मीटिंग में लेट हो जाएगा, इसलिए वो कार से उतरकर आगे वाले ट्रक के ड्राइवर से ट्रैफिक के बारे में पूछता है। ट्रक का ड्राइवर से बताता है कि पास में एक केमिकल का ट्रक पलट गया है और उसे साफ होने में कई घंटे लग सकते हैं। अब क्रिस परेशान होकर अपनी कार में आ जाता है और खुद को ट्रैफिक से बचाने के लिए अपनी गाड़ी को पीछे की ओर भगाता है। वो कंपनी में कॉल करके अपने लेट होने की खबर भी देता है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण उसे नेटवर्क नहीं मिल पाता और कॉल कट जाती है। इसके बाद क्रिस कॉल करने के लिए फोन ढूंढता हुआ गैस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उसे ढेर सारी गाड़ियां दिखाई देती है। इस गैस स्टेशन के मालिक को देखने पर ऐसा लगता है कि मानो ये बीमार हो। खैर, क्रिस अपनी गाड़ी से उतरता है और वहां के फोन से कंपनी में कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन खराब होने के कारण वो कंपनी को कांटेक्ट नहीं कर पाता। अब क्रिस गैस स्टेशन के मालिक के पास आकर शहर जाने का दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, लेकिन स्टेशन मालिक क्रिस को रास्ते के बारे में कुछ नहीं बताता। तभी क्रिस की नजर दीवार पर लगी एक मैप पे जाती है, जहाँ क्रिस को शहर पहुंचने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखता है। अब क्रिस उस कच्चे रास्ते के बारे में उस स्टेशन मालिक से पूछकर वहां से निकल जाता है। अब क्रिस ड्राइविंग करते हुए घने जंगलों से होता हुआ एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर पहुंचता है, जहाँ उसे फेयर माउंटेन रोड दिखाई देता है। यहाँ वो अपनी गाड़ी रोककर कुछ दूर सोचता है और फिर शॉर्टकट लेने के लिए कच्ची सड़क को पकड़ लेता है। वो उस रास्ते में एक जगह किनारे पर एक मरे हुए हिरन को भी देखता है, जिसे देखने के चक्कर में क्रिस की कार सामने रोड पर लगी कार से टकरा जाती है, जिससे इन दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। मगर क्रिस को कोई चोट नहीं लगती और वो सुरक्षित बच जाता है। दोनों गाड़ियों के टकराने की आवाज सुनकर यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो क्रिस का हाल पूछते हैं। दरअसल ये कार उनकी थी और वो कैंपेन के लिए यहाँ पर आए थे। क्रिस भी अपनी गलती को मानता है और उनसे सॉरी कहता है और उनको नुकसान का मुआवजा देने की बात कहता है। इसके बाद क्रिस उनसे इस कार को बीच सड़क में खड़े करने का रीजन पूछता है। तब उनमें एक लड़की जिसका नाम फ्रांसी है, वो बताती है कि किसी ने बीच सड़क में कटीला तार फेंका था, जिससे उनकी कार का टायर फट गया। तब यहाँ पर जासे आते और कहते हैं कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया होगा। जासे पिछली गैस स्टेशन में जाकर हेल्प के लिए कॉल करने का सोच रही थी, लेकिन क्रिस ने बताता है कि मैं वहीं से आ रहा हूँ और वहाँ का फोन खराब है। अब क्योंकि गाड़ियाँ खराब हो गई थी तो इसलिए ये सब पैदल ही अकेले जाकर मदद लाने का सोचते हैं, लेकिन इवान और फैंसी नहीं चाहते। वो गाड़ियों की देखभाल करने के लिए यहीं रुकते हैं। अब रास्ते में इन लोगों को एक मरा हुआ नेवला मिलता है, लेकिन इन्हें ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और ये आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से कुछ दूर आगे जाने पर इन लोगों को कुछ टायर जलते हुए दिखते हैं। इन्हें लगता है कि शायद यहाँ कोई आदमी होगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। क्रिस को यहाँ कुछ अजीब लगता है और वो इनसे आगे बढ़ने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम इवान और फैंसी को देखते हैं, जहाँ इवान को कुछ झाड़ियों में हलचल दिखती है तो वो देखने जाता है। फैंसी इवान को वहां ना पाकर ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद फैंसी इवान को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इवान को खोजने के दौरान फैंसी को इवान का एक जूता मिलता है। इसके बाद फैंसी और भी घबरा जाती है। तभी फैंसी की नजर इवान के कटे हुए कान पर पड़ती है, जिसे देखकर वो सन्न रह जाती है। यहाँ इससे पहले कि वो इसके बारे में कुछ समझ पाती, पीछे से एक आदमी आकर उसे जान से मार देता है। वहीं इधर हम चारों लोगों को देखते हैं, जो कि चलते चलते एक कैबिन के पास पहुंच जाते हैं।
यहाँ इन्हें ढेर सारी लवारिस गाड़ियां दिखती है, जिसे देख इन्हें बहुत अजीब लगता है। अब दरवाजे के पास आकर क्रिस मदद मांगने के लिए दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वहाँ उस घर में उन्हें कोई नहीं मिलता। जिसके बाद ये सभी कॉल करने के लिए फोन ढूंढने के लिए अंदर आ जाते हैं, पर अंदर आने पर इन लोगों की नजर खाने की टेबल पर पड़ती है, जहाँ बहुत ही ज्यादा गंदगी थी। यहाँ इन्हें ढेर सारी गाड़ियों की चाबी, चश्मे और बहुत सारा सामान मिलता है। इधर कार्ली जब बाथरूम के अंदर जाती है तो उसे बाथटब में कटा हुआ हाथ दिखता है, जिसे देख वो डर जाती है और बाहर चली जाती है। जैसे को वहाँ वैसे ही कटीले तार दिखते हैं, जिसकी वजह से उनकी कार का टायर फटा था। और क्रिस को घर के अंदर फ्रिज मिलता है। जब वो उसे खोल कर देखता है तो उसे वहाँ इंसानों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिसे देख वो बहुत घबरा जाता है। अब ये सब देखने के बाद ये सब यहाँ से भागने का सोचते हैं, पर तभी क्रिस की नजर बाहर एक गाड़ी पर पड़ती है, जो कि उनकी दोनों गाड़ियों को टो करके आ रही थी। ये सब देखकर वो सब पीछे के दरवाजे से निकलने की सोचते हैं, लेकिन पीछे का दरवाजा लॉक था। इनके पास भागने के लिए कोई भी रास्ता ना होने के कारण इन्हें घर में ही छुपना पड़ता है। इसके बाद हम उन कैनिबल्स यानी कि आदमखोरों को देखते हैं, जो कि फैंसी गिलास को लाकर यहाँ डाल देते हैं। ये देखकर क्रिस और जैसी काफी ज्यादा घबरा गए थे। अब इसके बाद हम उन 3 आदमखोरों को देखते हैं, जो कि फैंसी गिलास को उठाकर ले जाते हैं और उसे काटने लगते हैं। इस डरावने दृश्य को देखकर कार्ली चिल्लाने वाली थी, लेकिन स्कॉट अपने हाथ से उसके मुंह को बंद कर देता है। इसके बाद ये आदमखोर खाने के बाद गहरी नींद में सो जाते हैं और मौका पाकर ये लोग अपनी जान बचाने के लिए चुपके से निकलकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब एक आदमखोर इन्हें भागते हुए देख लेता है। इसके बाद ये लोग डर जाते हैं और भागना शुरू करते हैं। वही आदमखोर इन्हें ढूंढने के लिए अपना ट्रक लेकर इनके पीछे लग जाते हैं और इन्हें ढूंढते हुए आ जाते हैं। यहाँ ये चारों लोग उनके ट्रक को चुराने का प्लान बनाते हैं और इसलिए क्रिस उन आदमखोरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चिल्लाते हुए दूसरी तरफ भागता है, लेकिन तभी एक आदमखोर क्रिस के पैर में गोली मार देता है, जिससे क्रिस जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। इसके बाद स्कॉट उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए जंगल की तरफ भागना शुरू करता है, जिससे आदमखोर उसके पीछे लग जाते हैं। वहीं जैसे और कार्ली क्रिस की हेल्प करते हैं और तीनों आदमखोर के ट्रक को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। वहीं इधर जंगल में भागता हुआ स्कॉट इस ट्रक को देखता है और ट्रक की तरफ आता है, लेकिन तभी एक आदमखोर तीर से स्कॉट को मार देता है। तीर स्कॉट के सीने से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद ये सब यहाँ से भागने लगते हैं और ये आदमखोर स्कॉट की लाश को लेकर चले जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद इनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है, जिसके बाद ये लोग ट्रक को छोड़कर पैदल ही भागने लगते हैं। अब ये काफी थक चुके थे, तो ये आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं और वहाँ उन्हें एक वॉच टावर दिखता है, जिसे देख ये खुश हो जाते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं। लेकिन ऊपर जाने के बाद इन्हें कोई नहीं मिलता, जिससे ये उदास हो जाते हैं। ऊपर से देखने के बाद भी इन्हें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे ये मेन रोड तक पहुंच सके। जैसे को यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिससे वो क्रिस के जख्मों की मलहम पट्टी कर देती है। तभी कार्ली को यहाँ एक रेडियो मिलता है और ये रेडियो को ऑन करके उससे मदद मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तभी क्रिस की नजर नीचे घूम रहे आदमखोरों पर पड़ती है और ये तीनों आदमखोर उस टावर पर चढ़ने लगते हैं। तब क्रिस यहाँ रखे सामानों को एंट्री गेट पर रखता है, जिससे वो अंदर नहीं आ पाते। अब कार्ली एक बार फिर से रेडियो पर हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आदमखोर रेडियो के वायर को तोड़ देते हैं और टावर को भी आग लगा देते हैं। जिसके बाद कार्ली अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पड़े बॉक्स से टावर की खिड़की को तोड़ देती है। तभी क्रिस को वहाँ नीचे एक पेड़ की डाली दिखती है, जिसके बाद वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए एक एक करके उस पेड़ की डाली पर कूद जाते हैं। लेकिन आदमखोर इन्हें देख लेते हैं और मारने के लिए ऊपर चढ़ने लगते हैं। जिसके बाद ये अपनी जान बचाने के लिए दूसरे पेड़ पर भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक आदमखोर कार्ली के पीछे से आकर उसके चेहरे पर कुल्हाड़ी से वार कर देता है और कार्ली के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। ये खतरनाक मंजर देखकर जैसे चिल्लाने वाली थी, लेकिन क्रिस उसका मुंह बंद कर देता है। अब क्रिस एक टहनी को पकड़कर खड़ा हो जाता है। प्लान के मुताबिक जेसी उस आदमखोर का ध्यान अपनी ओर खींचती है, जिसके बाद वो जेसी के पीछे पड़ जाता है और जैसे वो जेसी को मारने वाला था, क्रिस उस टहनी को छोड़ देता है, जिससे वो आदमखोर नीचे गिर जाता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से भागकर एक झरने के पीछे छिप जाते हैं। यहाँ जेसी अपने दोस्तों को खोकर बहुत ही ज्यादा दुखी थी और वो रोने लगती है, लेकिन क्रिस उसे दिलासा देकर चुप कराता है और इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। सुबह होने के बाद ये दोनों रास्ता खोजने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी आदमखोर यहाँ आकर फिर से हमला कर देते हैं, जिससे क्रिस नीचे गिर जाता है। लेकिन जेसी को वो लोग पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं।
तभी क्रिस यहाँ आते हुए एक पुलिस जीप को देखता है और वो मदद मांगने के लिए उस जीप को रोकता है। यहाँ पर क्रिस इस शेरिफ को समझाने की कोशिश करता है कि इस जंगल में 3 आदमखोर लोग रहते हैं जो कि लोगों को मारकर उनका मांस खाते हैं, लेकिन शेरिफ को क्रिस की कोई बात समझ नहीं आती और वो उसे साफ साफ कहने को कहता है। पर तभी वह एक तीर आकर उस शेरिफ की आंख के आर पार चली जाती है और वो शेरिफ वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद क्रिस उस आदमखोर को अपनी तरफ आता देख गाड़ी के नीचे छिप जाता है। आदमखोर आकर गाड़ी के नीचे चेक करता है, लेकिन तब तक क्रिस वहां से चला जा चुका था। इसके बाद आदमखोर उस पुलिस वाले की लाश को जीप में डालता है और जीप को स्टार्ट करता है। क्रिस भी जीप के नीचे लटक कर उसके साथ ही चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसे कैबिन में देखते हैं जहां पर आदमखोरों ने जैसी को बांध कर रखा हुआ था और क्रिस भी गाड़ी के साथ यहाँ पहुंच गया था। जब ये आदमखोर जैसी को मारने वाले होते हैं कि तभी क्रिस यहाँ कार समेत घुस जाता है और गाड़ी को एक आदमखोर के ऊपर चढ़ा देता है और दूसरे आदमखोर को एक नुकीली चीज से हमला करके मार देता है। जिसके बाद क्रिस जैसी के हाथ को खोलने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वो आदमखोर आकर क्रिस पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जैसी एक तीर उठाकर उसके सिर पे मारती है जिससे ये आदमखोर मर जाता है। जब ये दोनों यहाँ से भागने वाले होते हैं तभी तीसरा आदमखोर यानी कि 3 फिंगर, जिसे कि इन्होंने पिछली रात पेड़ से गिरा दिया था, वो आ जाता है जिसे क्रिस और जैसी दोनों मिलकर इसे भी मार देते हैं। अब ये दोनों बंदूक के साथ बाहर निकलते हैं और क्रिस गाड़ी के फ्यूल टैंक को निशाना लगाकर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे इन आदमखोरों की कैबिन की धज्जियां उड़ जाती है और ये तीनों मारे जाते हैं। इसके बाद ये दोनों ट्रक लेकर गैस स्टेशन पे जाते हैं, जहां गैस स्टेशन का मालिक ट्रक को देखकर डर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं ये वही आदमखोर तो नहीं। पर ट्रक से क्रिस उतरता है और मैप लेकर गाड़ी से निकल जाता है और यहीं पर ये फिल्म खत्म होती है। तो गाइस, एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं मिलूं आपसे अगली एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट।